हेलो 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 हेलो, जल्दी से आ जाइए आज। हाँ, तो आई होप सो आपने सबने शेड्यूल देख लिया हो। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया शेड्यूल। आई होप सो आपने देख लिया हो। मैं क्या आपको दिख रहा हूँ? जल्दी से बता दीजिए इस कैमरा हाइट से क्या मैं दिख रहा हूँ। जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और क्या मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है, आपके कानों तक जा रही है? तो जल्दी से बता दीजिए। क्लास के टाइम बिल्कुल हमने परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट कर दिया, तो लेट ओपी ना लिखें, लेट ओपी ना लिखें भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। एक लिख रहा है मिस्टेक। क्या मिस्टेक होगी? चैप्टर 1 ही चल रहा है। आते हुए इंट्रो नहीं बोला, वो मिस्टेक होगी। हाँ, इंट्रो भी करेंगे, पहले तुम आओ तो सही। हेलो 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 हेलो, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे हम जेई और नीट लेवल की स्टडी कर रहे हैं। जेई और नीट लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज जेई लेवल की मैथ्स एंड नीट लेवल की बायोलॉजी हो रही है। जी हाँ, मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगी। हमने शेड्यूल देखा नहीं क्या? शेड्यूल देख लिया ना भाई, उसमें देखो मैथ्स भी है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, मेरे पास है क्या यहाँ पे, है ना, ये चैनल पे जाके। हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा कि, हाँ ये देखो, ये आपका शेड्यूल है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब मान लो अगर किसी दिन आपकी क्लास नहीं हो रही, देखो मंडे को बायोलॉजी है, आज वेंसडे है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, आज ये वाली क्लास केमिस्ट्री की है, नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी की होगी। हर दिन एक ना एक क्लास, है ना। जैसे सैटरडे को, हाँ, हर दिन आपको एक ना एक क्लास तो देखनी पड़ेगी, मिनिमम मिनिमम एक क्लास तो आपको हर दिन देखनी है। क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब आपके दोनों सब्जेक्ट्स वो हो जो आपने लिए ही नहीं हो। बिकॉज ऐसा तो कोई नहीं होगा, तो कोई पीसीएम वाला होगा, तो कोई पीसीबी वाला हो। नहीं क्या? सही है, सही है, सही है। आ जाओ जल्दी से। हाँ, आज हम मेन चैप्टर में जाएंगे, इसलिए जोर थोड़ा हाई है। बढ़िया बढ़िया, फायर आ रहा है, जल्दी से, जल्दी से आ जाओ। हाँ, तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या जीत बैच में, जहां पर हम जेई और नीट लेवल की फिजिक्स एंड वेल एज केमिस्ट्री एंड जी लेवल की मैथ्स एंड नीट लेवल की बायोलॉजी कवर करेंगे। हाँ हाँ, तो अगर मान लो किसी दिन हमें लेक्चर कैंसिल करना है तो कैंसिल भी हो सकता है, बट आप कम्युनिटी टैब पे थोड़ा सा तो देखते रहिए कभी, है ना। कम्युनिटी टैब ही है हमारा जरिया मिलने का। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 5 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। अच्छा, तो आपने क्या डीपीपी नंबर 2 कर लिया क्या सबने? डीपीपी 2 कर लिया क्या? और डीपीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लिया क्या सबने? डीपीपी 1 का सॉल्यूशन, डीपीपी 1 का सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, देखो क्या राइम बिठाई है। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का डीपीपी 1 का सॉल्यूशन देख लिया। हाँ, कितने नंबर आए? 40 का था ना? कितने कितने कितने? एक लिख रहा है 35, बढ़िया है। एक क्वेश्चन आपने गलत। एक लिख रहा है 36, मतलब एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? बढ़िया है, बढ़िया है। एक लिख रहा है 15, मतलब आपके कई सारे क्वेश्चंस गलत है। चलो, गलत करने से अच्छा आप छोड़ दो, ठीक है। मतलब आपके 4 नंबर कटेंगे, सही गलत कर दोगे तो आपके 5 नंबर सीधा हटेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उस लेक्चर को दोबारा देखो, या अगर आपको मानो लग रहा है कि आपको मुझसे समझ नहीं आ रहा, तो आप किसी और टीचर को फॉलो कर सकते हो। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, मैच नहीं होती फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो आप उस केस में किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ। हाँ, और एक और खुश खबरी मैं आपको देना चाहूंगा कि हमने मार्कर्स का स्टॉक मंगवा लिया है। एक मिनट मैं आपको दिखाऊं। हाँ, तो मार्कर्स का भारी भरकम स्टॉक हमने मंगवा लिया है। तो अगर आपको अब आपको तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती, ठीक है। दिखाना तो क्या ही है, डब्बे में डाले हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करें क्या लेक्चर को स्टार्ट करें क्या विद द एसक्यू नंबर 9 का रिवीजन। तो एसक्यू नंबर 9 में हमने क्या देखा था? अब तक हमने जो देखा था उसकी रिवीजन से हम चल रहे हैं, सही है। हाँ, हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी के बारे में, पीपीएम और पीपीबी के बारे में। नॉर्मेलिटी के बारे में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अगर मिलीलीटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ लिख रहे हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाँ नहीं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास जिसको मैं जीएम लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास ईएम लिख रहा हूँ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज़ ये रिवीजन चल रहा है। कोई अगर सोया हुआ व्यक्ति यहाँ पे आ गया, अरे हम रिवीजन कर लेते हैं, तो उसके लिए तो सही है, मतलब सोया हुआ है, रिवीजन करने आया है तो रिवीजन कर सकता है। परंतु अगर वो मान लो देखी पहली बार लाया नॉर्मेलिटी, तो उसको झटका लग सकता है। हाँ, वो इस अगर मान लो कोई इस चैप्टर को पढ़ने आया है, तो आज के लेक्चर से एक फ्रेश स्टार्ट दे सकता है इस चैप्टर को, ठीक है। यस यस यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है। आज से आप स्टार्ट कर सकते हो भाई, ठीक है, बढ़िया तरीके से। हाँ, तो ये है। एंड फिर हमने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला डाल दिया था। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता था, है ना, क्या फॉर्मूला था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जी हाँ, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एन फैक्टर नीचे होगा तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, एन फैक्टर, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 3, और ये भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा इन मिलीलीटर,
ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास बन जाएगा मोल, और ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को और 10 की पावर 3 को अगर हम एक साथ ले लें तो कैपिटल M इंटू एन फैक्टर विल बी दी वैल्यू ऑफ कैपिटल N, मतलब नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी होगी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। फिर हमने बताया था एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हो। फॉर अगर हम बात करें एसिड्स के लिए तो कितने H पॉजिटिव वो रिलीज कर सकते हैं, बेसिस के लिए कितने OH नेगेटिव वो रिलीज कर सकते हैं, और फॉर आयंस हमने क्या कहा था, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हाँ क्लास जल्दी से छोड़ देंगे बिकॉज अभी अगली क्लास भी आज ही है, तो हाँ आज थोड़ा मतलब 45 मिनट की क्लास होगी आपकी, लगभग एक क्लास लगभग 45 मिनट की होगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब 50 भी जा सकती है 60 भी जा सकती है, बिकॉज वो तो 15 मिनट की ब्रेक के बाद स्टार्ट होगी ना अगली, ठीक है। आयंस कितने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सम, कितना आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। ठीक है क्या, नहीं क्या, सही है। चलिए तो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट, आयंस का, अरे आयंस नहीं सॉल्ट का हम ऐसे निकालते हैं एन फैक्टर, ठीक है। फिर हमने एसिड्स में कोई केसेस पढ़े थे जो जिसमें हमने पढ़ा था H3PO4 H3PO3 H3PO2, जिसमें हमने स्पेशल याद रखना था इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, मतलब जितने ऑक्सीजन उससे एक नंबर कम कर दो बस, ये है आपके पास, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, और एन फैक्टर के बारे में हमने ये पढ़ा। फिर एक मिनट, ठीक है, हाँ एन फैक्टर के बारे में हमने ये पढ़ा था, सही है ना, हाँ। फिर हमने और क्या देखा था, और क्या देखा था भाई, और क्या देखा था, एन फैक्टर देखा था, मोलर नॉर्मेलिटी देखा था, हाँ पीपीएम और पीपीबी पढ़ा था। पीपीएम क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 10 टू द पावर 3 इनटू 10 to the power 6, that is equal to weight by weight percent into 10 to the power 4, that is equal to ppb divided by 10 to the power 3। फिर ppb की अगर मैं बात करूं, that is given mass upon molar mass multiply by 10 to the power 9, that is equal to weight by weight percent multiply by 10 to the power 7, that is equal to, अच्छा यहाँ पे 6 आएगा क्या, नहीं 3 तो आएगा, ppm into 10 to the power 3। ये सारा कुछ हमने देखा था। इसका जल्दी से आप फोटो खींच लो, जल्दी से, है ना, मैं साइड पे हो जाता हूँ, जल्दी से आप इसको नोट कर लो और इसका फोटो खींच लो। ये हमने पढ़ा था इसके नंबर 9 में। कंसंट्रेशन टर्म्स का एक अलग से रिवीजन लेक्चर अगर आपको चाहिए होगा ना तो मैं दे दूंगा, पर वैसे इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं है, हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे बिल्कुल एंड में, तब आप कर सकते हैं उसको भी, है ना। और मैं बोर्ड स्पेशल क्लासेस भी दूंगा, मतलब बोर्ड स्पेशल एक 1 शॉट में, ठीक है, वो भी मैं ट्राई करूंगा, पर वो रिकॉर्डेड में मिलेगा अगर मिलेगा तो, ठीक है। बढ़िया क्या, बढ़िया है क्या, देखो तेज मैं बोलता हूँ तो आप अपनी स्पीड थोड़ी कम रखें, कब रखें मतलब आप अपने डिवाइस को कम कर लें, यहाँ थोड़ा पीछे रख के देख लें ना तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ये तो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि मैं अब धीरे बोलूँगा आपसे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ अब हम मेन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मेरा कौन है यार, क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। हाँ हाँ तो देखो ध्यान से, हाँ तो मैंने आपको क्या कहा, आपको पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन, और हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ये चीज कवर की थी कि लिक्विड सॉल्यूशन में भी 3 तरह के हो सकते हैं, लिक्विड, इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। ये क्या है, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। फिर हमने और देखा था, अच्छा यार इसको चेंज कर दो ना, ये बढ़िया तरीके से चल नहीं रहा, जितना चल रहा है उतना चलाओ। फिर हमने देखा था कि एक होता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा होता है भाई, जल्दी बोलो, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, बहुत सही यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप पढ़ते रहें, आप जरूर एक बार क्या कहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बस यही कहना चाहेंगे, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमने ये 3 सॉल्यूशंस देखे थे, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये, सेकंड पढ़ेंगे ये, थर्ड पढ़ेंगे ये। आपकी एनसीईआरटी में ऑर्डर थोड़ा उल्टा दिया, उसमें पहले हम उन्होंने कुछ और पढ़ा है, बाद में कुछ और, पहले उन्होंने हेनरीज लॉ करवा दिया है जो कि आता है इसमें गैस इन लिक्विड में, पर हम पहले लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे, फिर सॉलिड इन सॉलिड, फिर गैस इन गैस, मतलब फिर सॉलिड इन लिक्विड, फिर गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशंस ही, ठीक है। चलिए आगे। हाँ तो ये हमें पढ़ना है इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम मेन नेक्स्ट फ्रेश पेज से या फ्रेश बोर्ड से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसको नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो, अब तो आपने नोट कर लिया होगा, 3 लाइन तो है, इसको क्या नोट करना है।
अब आपका मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक सलाह दूंगा कि अब थोड़ा सा आप इसको सीरियसली इस चैप्टर को लें। इस चैप्टर को अब आप थोड़ा सा सीरियसली लें। मैं एक मार्कर निकाल रहा हूँ भाई, है ना, 1 मिनट, बढ़िया सा कोई देखते हैं, है ना, ब्लू और रेड निकाल लेते हैं। ब्लू और रेड निकाल लिया है। हाँ, अरे ब्लैक वाला वापस अंदर डाल दिया क्या? चलो आप तब तक नहीं हो पाएगा ये अभी आप थोड़ा धीरे कर लो ना, तो बोल ठीक। हाँ, तो मार्कर भी ले आए हैं, तो हम इसको थोड़ा अलग ही रखते हैं मार्कर्स को। इसको देखो अभी आपके सामने खोलूंगा, है ना, देखो। अनबॉक्सिंग हो गई। अरे यार पूरा नहीं निकला अच्छे से। अनबॉक्सिंग गॉन रॉन्ग, टाइटल बना लो ये का, है ना। चलो एक ये हो गया, और एक ये लाल वाला भी खोल लेते हैं। तब तक आप हेडिंग डालो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और उसमें आप डालो क्या हेडिंग, वेपर प्रेशर। देखो हमें चीजें समझने पे ज्यादा ध्यान देना है rather देन डिफाइन करना या उसको मतलब लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं देना, समझने में ज्यादा ध्यान देना है। समझ आ गया, उसको आप अपने भाषा में अपने नोट्स में लिख लो, बिकॉज ये हम जेई और नीट लेवल के नोट्स बना रहे हैं, ना कि स्कूल के नोट्स। मैंने आपको क्या कहा, स्कूल के लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर दे दूंगा, ठीक है, बढ़िया ना। हाँ, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, सही है। अच्छा ये बात जिसको समझ आ गई ना कि स्कूल के लिए हम अलग से नोट्स आपको अलग से लेक्चर दे देंगे, ये सिर्फ जेई और नीट लेवल ओरिएंटेड है। मतलब देखो इसमें मैं आपको वो डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, परंतु समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो ये इस उस वो बात मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी करवाऊंगा मैं आपको सब कुछ, ठीक है, ठीक है, कहीं नहीं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये हमने क्या लिया है, एक कंटेनर। क्या ये आपको दिख रहा है कलर, बढ़िया दिख रहा है क्या यार? एक तो बाहर पता नहीं कभी किसी का फोन बज रहा है, कभी किसी का कुछ हो रहा है। कलर दिख रहा है क्या? ये लाल लाल है, ये पता तो लग नहीं रहा लाल है ना। तो इसके अंदर हमने क्या डाला है, एक लिक्विड डाल दिया, कोई ना कोई हमने इसमें लिक्विड डाल दिया, इसको कर दिया है ऊपर से कवर, ऊपर से हमने किया है इसको क्लोज, ठीक है, ऊपर से हमने किया इसको क्लोज। फिर हमने इसको क्या किया, हीट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। ध्यान से देखना, इसके कुछ जो है अब आपको समझने वाला चीज आएगी, ठीक है। अब इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये लिक्विड जो है वेपर बनाएगा, ये क्या है, वेपर। ये क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। अब ऊपर क्योंकि कवर्ड है ना, तो ऊपर कंडेंसेट भी साथ साथ में होता जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन लिख लेते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं, एक लिक्विड उस बीकर में जिसमें एक लिक्विड पड़ा है, कोई भी लिक्विड, अभी सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक लिक्विड है, उसके ऊपर हमने एक उसको लिड से ढका हुआ है, उसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं। देखो आज के लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत हमें जरूरी है पढ़ना, ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जरूरी है पढ़ना, अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। हाँ, तो ये क्लोज कंटेनर है, उसमें हमने क्या किया, उसको हीट कर दिया, या मान लो उसके वेपर्स बन रहे हैं, इसके वेपर बने पानी के, तो वेपर भी बन रहे हैं, साथ साथ में ऊपर कंडेंसेट भी हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेसेस कब हो रहे हैं, बिल्कुल एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। अब जो ये वेपर्स बनेंगे, ये जो वेपर्स बनेंगे लिक्विड के, दीज वेपर्स दे अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, है ना। ये जो लिक्विड, ये जो गैस बनी है, ये वेपर बने हैं, गैस नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, वेपर कहेंगे, ठीक है। वॉल्स ऑफ कंटेनर एज वेल एज ऑन द लिक्विड सरफेस, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर। क्या यहाँ तक सही है? और ये कलर आपको ब्लू पता लग रहा है कि ब्लू से लिख रहा हूं मैं, लाल में ना समझ आ रहा है आपको कि लाल है, पर आपको ये ब्लू समझ आ रहा है। यार ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है?
हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते हैं, है ना। चलो अब आगे करते हैं, क्या करें, लाल रंग इसको एक बार डबल लिख के देखो। चलो डबल क्या करना, अब देख इतना सब क्या ही दिखेगा। हाँ हम आगे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोल देंगे, वेपर प्रेशर। और क्योंकि ये सिर्फ एक लिक्विड था तो ऑफ प्योर लिक्विड, एक लिक्विड है तो एक लिक्विड अपनी प्योर फॉर्म में होगा, है ना। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी नॉट, रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अभी प्योर लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर मैंने मान लो क्या कहा कि ये वेपर प्रेशर है, दिस इज दी व्हाट वी कॉल, मतलब जिस चीज को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं वो ये है। अब इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे कहूंगा, एक ना एक टाइम आएगा जब ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन बंद हो जाएगी, मतलब इन द सेंस इक्विलिब्रियम आ जाएगी इन दिस होल सिचुएशन। अब यहाँ पे आपका क्लास 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। क्या कहा मैंने, मान लो ये पानी है, लेट्स से इट इज वाटर, ठीक है। तो वाटर लिक्विड से जब वो वाटर गैस बन रहा है ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। मान लो इक्विलिब्रियम मतलब जब और पानी जो है वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो कैसे निकालते थे, कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ गैस इन रिएक्टेंट साइड, है ना। ये आप सबको पता है क्या। अब प्रेशर ऑफ गैस इन प्रोडक्ट क्या होगा, पी नॉट ही होगा ना वाटर का, गैसियस स्टेट में, और नीचे तो कोई गैस है ही नहीं उसमें, तो नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा ना, नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, के इक्विवेलेंट। तो देखो पी नॉट H2O, मतलब पी नॉट H2O की जगह अगर हम कोई और सॉल्यूशन भी ले रहे हैं ना, तो वो उसके के इक्विवेलेंट, यानी कि किसके बराबर हो रहा है, के इक्विवेलेंट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड is equal to its K इक्विलिब्रियम, या उस रिएक्शन की K इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। इसको जल्दी से आप नोट कर लो, हाँ जल्दी से नोट कर लो। परितोष पूछ रहा है इसको नोट करना है क्या, नहीं भाई इसको घूरना है, घूर के इसको अपनी नजरों में समा लो, घूर के इसको अपनी नजरों में समा लीजिए, ठीक है। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ इसको अपनी घूर के नजरों में समा लेना है, और कुछ नहीं करना आपको, बस घूर के नजरों में समाना है, ठीक है ना। तो ये देखो मैं प्रोसेस क्या है, प्रोसेस भी आप मार्क कर लो। ऊपर वाला प्रोसेस क्या हो रहा है, वेपराइजेशन, और नीचे वाला क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। ऊपर वेपर बन रहा है, ऊपर वाले रिएक्शन से लिक्विड टू गैस जब जा रहा है तो वेपराइजेशन, और नीचे वाले रिएक्शन से क्या हो रहा है, एक मिनट, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आप जल्दी से नोट कर लो। अब देखो जब वेपराइजेशन हो रहा है ना, तो वेपराइजेशन में हम हीट देते हैं, तो डेल्टा एच जो है वो क्या होगा, डेल्टा एच मतलब एनर्जी, और जब हम हीट दे रहे होते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो, उसमें जो है पॉजिटिव होता है डेल्टा एच चेंज इन एनर्जी दैट इज पॉजिटिव, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू दी सिस्टम। जल्दी से आप कर लो इसको नोट, इसको जल्दी से नोट कर लो। Note it very fast. है ना, कर लिया क्या सब, हैव यू नोटेड इट डाउन। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट मैं बाद में खींच लूंगा, बिकॉज मैं साइड पे तो हो ही था, ठीक है। हेडिंग डालो, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। factors on which vapor pressure depend, है ना। आज हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, इतना ही पढ़ना है, बिकॉज अभी टाइम भी आपका होने वाला है ना, टाइम भी आपका होने वाला, देखो 19-20 मिनट तो हो भी गए पढ़ते हुए, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्लास का पता नहीं चलता कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई। सबसे पहला टेम्परेचर,
सेकंड, नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस का नेचर क्या है और टेम्परेचर क्या है। अब ध्यान से देखना, वेपर प्रेशर क्या था कि वेपर बन रहे हैं और वो वेपर लिक्विड के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, उसको हम बोल देते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स हम वेपर भी बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो वेपर बढ़ेंगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो वेपर्स भी इंक्रीज होंगे, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो वेपर्स भी इंक्रीज होंगे और वेपर इंक्रीज होंगे तो वेपर का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सही है। और एक चीज और आपको पता होगा, बिकॉज वेपर प्रेशर, ये इसको मैं पी नॉट से लिख देता हूँ, पी नॉट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, हमने ये पढ़ा, एंड के इक्विलिब्रियम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस कह लो ना, तो सिर्फ इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, दैट मींस जो वेपर प्रेशर है वो भी इन दोनों पे डिपेंड करेगा, है ना। ठीक है, बढ़िया है क्या। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा उसमें हम डिटेल में भी जाएंगे, पर अभी के लिए आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब देखो, वेपर बनाने के लिए सब्सटेंस ऐसा चाहिए जिसके आपस में बॉन्डिंग जो है वो इतनी ज्यादा ना हो, मतलब डीप बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो। ठीक है, या हम कहें तो लेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर लेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दैट मींस वेपर ज्यादा बन जाएंगे उसके, है ना, वेपर ज्यादा बन जाएंगे दैट मींस वेपर प्रेशर भी उसका जल्दी, मतलब वेपर प्रेशर भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या यहां तक आपको समझ आया सबको? इसको जल्दी से आप नोट कर लें, इसको यहां तक जल्दी से आप नोट कर लें। ठीक है, हाँ जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सब्सटेंस से नेचर ऑफ सब्सटेंस आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, बिकॉज उसमें हमें ज्यादा चीज नहीं पढ़नी। अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसी है? ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, हमने पढ़ा वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हाँ, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अब क्यों, वाई? या हम मान लो, अगर हमने, वो तो मैंने आपको बता दिया वाई का कारण, है ना। इसमें एक और कारण है कि वो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वो आपको अब मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज कुछ बच्चों का इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम या आयोनिक इक्विलिब्रियम जो भी है। ठीक है, वो खत्म हो चुका होगा, समाप्त हो गया होगा, 11th क्लास का रोज था, 11th क्लास में था, तो आपको पता नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी आपको ये याद रख लेना है। और क्या याद रख सकते हो, देखो, है ना, और क्या आपको बताना चाहिए कैसे डिपेंड करेगा। अब आपने क्लास 11th में, अब ये तो पढ़ाना जरूरी है ना, क्लास 11th में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, जब शिफ्ट होता है वो, तो कैसे लिखते थे, ln k2/k1 इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन r 1/t1 माइनस 1/t2। कई बच्चे तो यहाँ पे बेहोश हो गए, या कईयों ने जो आर लेक्चर वो किया था ना ज्वाइन, वहाँ पे वो देख के कि यू कैन ज्वाइन टुडे, उन्होंने तो अभी छोड़ दिया होगा बेहोशी के मारे। ये इक्वल टू है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब हमें पढ़ा k2 और k1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो दैट मींस ln ऑफ p2/p1 मतलब दैट इज इक्वल टू डेल्टा h बाय r 1/t1 माइनस 1/t2, है ना। सही है। हाँ, ये प्रेशर एट टेम्परेचर 1, प्रेशर एट टेम्परेचर 2, यही होता है, k1 k2 भी यही होता है। ठीक है, 0.2303, सॉरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2.303 log 10 p2/p1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा h बाय r 1/t1 माइनस 1/t2। यहाँ तक दिख रहा है क्या सबको, है ना, यहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ, अब r क्या होता है, व्हाट इज r? r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है। ठीक है, फिर भी आपको अगर याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स में इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। हाँ, क्वेश्चन में दी होगी यार, क्वेश्चन में दी ही होती है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप नोट करो जल्दी से, मैं इसका स्क्रीनशॉट
तो नहीं खींच पाऊंगा, बट इसको जल्दी से नोट कर लो। यहीं पे हूँ भाई, यहीं पे देखो देखो, दिख रहा है हाथ, यहीं पे हूँ भाई, यहीं पे बैठा हूँ आपके सामने। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो भाई ओ यार। अच्छा वो भी लिख दूँ कि T1 क्या है, T2 क्या है, कि आपको समझ आ गया है? लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, लिख देते हैं। T1 इज टेम्परेचर इनिशियल, T2 is temperature final, P1 is vapor pressure at temperature 1, vapor pressure at T1, P2 is vapor pressure at T2, है ना? T1 T2 P1 P2 और डेल्टा H is वेपराइजेशन एनर्जी, या डेल्टा H वेपराइजेशन ऐसा ले लो, ठीक है। और क्या है? K1 is equilibrium constant at T1, K2 is equilibrium constant at T2 टेम्परेचर। तो सारा कुछ हमने लिख दिया क्या, और R तो मैंने बता दिया क्या है। तो ये आप नोट कर लो, अब नोट कर लो अब अच्छे से। फिर मैं हम एक क्वेश्चन करते हैं कल, है ना, इस सब के ऊपर बेस्ड जो हमने आज पढ़ा ना उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम देखेंगे, और फिर हम क्या देखेंगे भाई कि हमने S³ नंबर 10 में क्या लिखना है ना, S³ नंबर 10 में हमें क्या लिखना है वो देखेंगे बाकी, है ना। जल्दी से कर लो अब। हाँ नहीं, क्या गलत क्या है, रॉन्ग क्या लिख रहे हो? देयर इज नो मिस्टेक इन दिस। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एंड K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H by R। वही तो लिखा है डेल्टा H। हाँ तो मैंने कहा तो है डेल्टा H, वहाँ लिखा तो है यार साइड पे। ये क्या लिखा है? आराम से बैठा हुआ था, बैठने भी नहीं देना किसी को। हाँ तो चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लो। अभी से टाइम अप लिख दो तुम, 15 मिनट बचे अभी क्लास के। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। इसको जाना है वो जा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। हेलो 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 हेलो, ए बाबू कोई जबरदस्ती ना है, चले जाओ जहाँ जाना चाहो जाओ। क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन करें क्या? चलिए या पहले अगला फैक्टर भी पढ़ा दूं, छोटा सा ही अगला फैक्टर भी, बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, है ना। ये पहले वो भी लिख लो साथ में, दूसरा हमने पढ़ा था ना अभी, क्या पढ़ा था अभी अभी कुछ देर पहले, टेम्परेचर बताया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में हमने क्या बताया था कि जितना ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना कम वेपर प्रेशर बनेगा, यानी कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू attractive force between two molecules of substance, ठीक है। उतना ही उसका ज्यादा कम वेपर प्रेशर होगा, जितना ही उसकी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बाकी आगे करते हैं। तीसरा यहाँ पे लिख लो क्या, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये देखो। अब बोले बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों डिपेंड कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट से आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे इससे भी आप कंपेयर कर सकते हो, जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा उसके आपका वेपर प्रेशर ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि जिसका बॉइलिंग वो इसी से रिलेटेड है। अब देखो जिसमें इंटरेक्शन के फोर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, इसको अगले उस पे समझ लेंगे। पहले आप इतना नोट कर लो, इतना नोट करो जल्दी से यार। आपके पास लगभग कितना मिनट होगा अभी? 29 8 1 मिनट है आपके पास, मैं गिन रहा हूँ यहाँ पे देख रहा हूँ। 1 मिनट है, फिर हम इसको मिटा देंगे। मैं थोड़ा साइड पे रहता हूँ बिकॉज आपको स्क्रीनशॉट भी खींचना है तो खींच सकते हो। ये स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं होती वैसे, बिकॉज नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। इतना तेज बोलता कि ये बार मैं खुद भी देखता हूँ ना क्या क्या बोल देता हूँ। हाँ जी जल्दी से करो भाई यार, जल्दी नोट कर लो यार, इतना क्या टाइम लगा रहे हो? यहाँ तक तो आपने पहले नोट कर लिया होगा, ऊपर से मिटा दूं क्या? चलो 1 मिनट आपका हो गया है और अब हम
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं हट जा रहा हूँ ताकि मुझे अगर बाद में स्क्रीनशॉट खींचना हो मैं खींच लूँ, है ना। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ओ बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया, बोले क्या कर रहा है मास्टर? गाना गा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? हाँ, अब देखिए अगला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोलूं, इट इज दैट टेम्परेचर, इसको आप लिख लो, दैट टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब मान लो आपका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए ना, उसको हम बोलते थे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर बराबर हो गया, देखो इसको सही कर लो, बिकॉज बच्चे फिर लिखेंगे रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, देखेंगे थोड़ी मास्टर ने सारा बोला सही है, लिखने में गलती होगी भी स्पेलिंग की, है ना। दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको इसको आप और अच्छे से कैसे समझ सकते हो कि कोई चीज बॉइल कब होगी, तो उसके ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे कि कम होंगे, है ना। तो देखो इस चीज आप देखो, अगर मान लो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ऑटोमेटिकली, और अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा क्या, उसको तोड़ने में ज्यादा मतलब ज्यादा वो होगा ना, ज्यादा ताकत लगेगी तोड़ने में उस चीज को, उस मॉलिक्यूल को, है ना। जैसे मान लो ये है ए और ये भी है ए में आपस में ऐसे ऐसे देखो कितने ज्यादा अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज इसको ब्रेक करना है, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ही ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो जितना, अब उसी तरीके से हम क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर अगर मानो ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन इज लेस, अट्रैक्शन अगर मान लो कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, बिकॉज जल्दी आ जाएगा ना वो टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी आ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, अट्रैक्शन भी कम होगी। और जब हम बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, या कहें तो वेपर प्रेशर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये लिख लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम इसको भी मिटाते हैं ना, नेचर ऑफ गैस को फिर मैं मिटा दूंगा, इसको जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लो भाई। कर लिए क्या, सही। चलो फिर आगे देखो, इसी में आप एक और चीज नोट कर लो, अगर आपको अट्रैक्शन फोर्स के बारे में जानना है ना, तो पोलर पोलर का अट्रैक्शन ज्यादा होता है नॉन पोलर से। मतलब अगर दो नॉन पोलर हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं यार, है ना, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन है, और दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का, तो पोलर वाला ज्यादा होता है नॉन पोलर से। ठीक है, हाँ यहीं तक रखेंगे क्लास, एक आपको और पढ़ाना है उस फैक्टर। ठीक है, वह पोलर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। तो पोलर कौन सा होता है, जिसके पास सेंट्रल एटम में, पूरा लिख दो भाई सी, ये नहीं तो जान खा जाएंगे, या तो टेलीग्राम पे या तो कमेंट्स में, सेंट्रल एटम हैव अ लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास कोई ना कोई लोन पेयर है, या देयर इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, या हाँ मतलब यही है कि सेंट्रल एटम के पास कोई ना कोई लोन पेयर होगा, या तो अलग अलग एटम्स, डिफरेंट एटम्स अटैच्ड, अलग अलग एटम्स अटैच होंगे, है ना। इसमें Ca हैज नो लोन पेयर, Ca के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, और सेम एटम्स अटैच होंगे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम पोलैरिटी या डाइपोल बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखो, जैसे अगर मैंने कहा इफ आई टॉक अबाउट H2O एंड H2O का बॉन्ड, H2O और H2O का बॉन्ड, अगर मैं कहूँ इसमें क्या पोलर पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर, तो अब देखो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर, क्यों H2O पोलर कैसे है, H और O, देखो
है ना, ऐसे होता है 5 6 नहीं 6 थोड़ी बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है 8 हो गए ना ऑक्सीजन में। तो ये होता है वाटर, ठीक है। देखो इसमें लोन पेयर आ गया, तो इसमें ये आ जाएगा आपके पास, पोलर बन जाएगा ये, और पोलर का है तो वो ज्यादा होता है इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं और कोई एग्जांपल, जैसे इफ आई टॉक अबाउट PCl5, है ना, PCl5 स्ट्रक्चर पे ध्यान मत देना अब, है ना, ये PCl5 है जैसे, ठीक है। तो इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, और हर साइड सेम ही एटम चिपका हुआ है, मतलब हर साइड सेम एटम चिपका हुआ है। अब अगर आपको पता हो तो ये एंगल 120 होता है, ये एंगल 120, ये एंगल 120 है, आपको पता नहीं है ना, तो मतलब मान लो, ठीक है। जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो इस साइड को डाइपोल मोमेंट लगाता है, इसका इस साइड, इसका इस साइड। 120 पे है तो नेट इस साइड बनेगा 120, और ये बराबर हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी बराबर होता तो ये भी कैंसिल हो जाता है, मतलब इसके ऊपर नेट डाइपोल 0 होता है। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ना, उससे आप बता सकते हो कि अगर सेम एटम है तो या सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, दैट मींस इट इज नॉन पोलर, ठीक है। सही है क्या? हाँ सही है, ठीक है। अब तीसरा भी यहीं पे लिख दो क्या, ये अगले पेज समझाऊं, चलो पहले इसको नोट कर लो, यही लिखना सिर्फ पोलर नॉन पोलर। जल्दी इसको नोट करो जल्दी से। अगला देखो, हाँ कोल्ड हो रखा है और फिर मैं इसी पे चला रहा हूँ बिकॉज पंखा चलाएगा फिर आपको आवाज आएगी, और मुझे पता नहीं क्यों पंखे में ज्यादा ठंड लगती है एज कंपेयर टू AC, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या? मॉलिक्यूलर वेट। देखो मॉलिक्यूलर वेट पे कैसे डिपेंड करेगा वो देखो, अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल MW, है ना, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उस मॉलिक्यूल को तोड़ने में डिफिकल्टी होती है ना, तोड़ना डिफिकल्ट। और अगर उसकी बॉन्ड टूटेगी नहीं तो वेपर बनेगा नहीं, और अगर वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ये लास्ट ही है, इसके बाद आपको वही दे दूंगा बस, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसको नोट करो, हाँ आज का कंप्लीट हो गया टास्क, आज का टास्क कंप्लीट हो गया है भाई, है ना। आज का टास्क जो हमने करना था वो हमने बखूबी कंप्लीट कर लिया है। हाँ कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ के बारे में, है ना। तो इसको आप जल्दी नोट कर लो, फैक्टर्स ऑन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड, वेपर प्रेशर, हमने सिर्फ यही पढ़ा है, वेपर प्रेशर पढ़ा और फैक्टर्स ऑन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड। बिकॉज आपकी क्लास जो है थोड़ी छोटी है ना, देखो हाँ अब आपको SQ भी दिया जाएगा, है ना, अब आपको SQ दिया जाएगा, जल्दी से इसको नोट करो पहले, है ना। फिर बाकी इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कल यहाँ पे लिख के लेके आऊंगा, बिकॉज जब कंपैरिजन बने तो ये हम जल्दी कर लेंगे, जल्दी निपट लेंगे, तो कल यहाँ पे मैं लिख के लेके आऊंगा, है ना। जल्दी इसको नोट करो, आई होप दिस इज नोटेड डाउन बाय यू नाउ, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, SQ नंबर 10 नोट कर लो। SQ नंबर 10 में हमने सारा कुछ जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है वो लिखना है। SQ नंबर 10 हेडिंग डाल लो, SQ नंबर 10। क्या हो रहा है? हाँ SQ नंबर 10 में सबसे पहला वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड by a liquid, by the vapors of a liquid, by the vapors। पीछे यार इन्होंने बाल्टी भरने लगा दी इस वक्त है, तो देखो आवाज आ रही होगी तो झेल लेना यार। वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, हाँ क्वेश्चन कल कर लेंगे भाई, क्वेश्चन वी विल डू टुमारो, है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, in a closed container, liquid vapors of a liquid on the surface of liquid, लिक्विड के सरफेस पे जो उसके वेपर्स प्रेशर लगाएंगे in a closed container is known as vapor pressure,
ठीक है, ठीक है क्या नहीं। फिर हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी थी कि हमने मान लो H2O का एग्जांपल लिया, तो मैं वही बता रहा हूँ। H2O में अगर हमने लिक्विड में उसको क्या बना दिया, गैस बना दिया, है ना। वही चीज है, एक कंटेनर में H2O को हमने लिक्विड से गैस बना दिया, ऊपर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन, नीचे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। ऊपर का जो प्रोसेस है उसमें डेल्टा एच जो है वो क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सॉरी, है ना। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब हम उसको सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर इक्विलिब्रियम आ गया, दैट मींस के इक्विलिब्रियम, उसको अगर मैं लिखूंगा ना तो वो क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस इन प्रोडक्ट साइड अपॉन प्रेशर ऑफ गैस इन रिएक्टेंट साइड, कि रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट गैस है उसका प्रेशर और प्रोडक्ट में जो गैस है उसका प्रेशर, उनका रेशो होता है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो इस इक्वेशन के लिए देखो, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर इन गैस फॉर्म, और उसी को हमने क्या बोला, वाटर का वो प्रेशर गैस फॉर्म में, वेपर का वो प्रेशर गैस फॉर्म में, जो कि उस कंटेनर के अंदर बड़े लिक्विड पे लग रहा है, तो ये वही तो है। सो दिस मींस के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एनी, पी नॉट लिख लो, हाँ, है ना। तो ये आपके पास आ गया मेन चीज कि के इक्विलिब्रियम, यहां पे लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, है ना। जब मैंने आपको के इक्विलिब्रियम की वो भी बता दी, है ना। नाउ थर्ड हमने क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर, या हम पी नॉट से लिखेंगे, चलो वेपर प्रेशर लिख लो। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कैसे वो भी देखो, हमने पढ़ा था। इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेंगी, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन जल्दी होगी, बिकॉज हम उसमें हीट ज्यादा देंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हीट और देंगे तो वो और पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, एंड अगर बॉन्ड जल्दी टूटेंगे तो वेपर प्रेशर को क्या होगा, जल्दी बढ़ेगा। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमने कैसे करा था, हाँ इसको नीचे लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूं, 2.303 log K2 by K1 that is equal to डेल्टा एच बाई आर, डेल्टा एच वेपराइजेशन है यहाँ पे, 1/T1 माइनस 1/T2। अब आपको पता है कि K1 और K2 की वैल्यू क्या है, P1 और P2 के बराबर, और 2.303 log P2 by P1 that is equal to delta H vaporization upon P, सॉरी R है, ये R है भाई, into 1/T1 माइनस 1/T2, है ना, ये 1 है, 1/T2, ये आ गया आपके पास। फिर हमने और क्या पढ़ा था इसमें, और हमने पढ़ा था थर्ड कि वेपर प्रेशर और किस चीज पे डिपेंड करेगा। फोर्थ में हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, और किस चीज पे पढ़ा था, हाँ लिखो आगे क्या लिखा था, और हाँ एक ने टेम्परेचर लिखा था, और हाँ मोलिकुलर वेट, और नहीं टेम्परेचर के बाद कौन सा पढ़ाया था वो बोलो, टेम्परेचर के बाद साथ ही में मैंने पढ़ाया था, हाँ नेचर ऑफ गैस, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ गैस में, उसमें हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के जो फोर्सेस है ना उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट में और क्या पढ़ा था, फिफ्थ में हमने और क्या पढ़ा था, हाँ इसके बाद हमने और पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, है ना। बॉइलिंग पॉइंट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। में छोड़ देंगे आपको टाइम पे, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हैं मैं बैठा हूं ना यार, सिलेबस कंप्लीट करने का बोला है तो करूंगा, है ना, जितना हो पाएगा उतना तो करूंगा ना, कम से कम 4-5 2-3 चैप्टर तो करवाऊंगा ही, है मैं अपनी तरफ से तो पूरे करवाऊंगा, है ना। और हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर वेट के भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पूरा लिख लो भाई इसको, नहीं तो जान खा जाएंगे ये, है ना, पूछ के ये क्या है ना, तो इसको पूरा लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पूरी नहीं लिख रहे, ठीक है, इन सब की एक्सप्लेनेशन हम नहीं लिख रहे पूरी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एस क्यूब नंबर 10 है, जिसमें हमने आज का पूरा लेक्चर को एक बार एक ही पल में, एक ही पेज में समाप्त कर दिया है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, है ना। ये क्या है आपके पास, फैक्टर्स ऑन विच इट वेपर प्रेशर
डिपेंड। ठीक है, और ये क्या है? जनरल, मतलब डेफिनेशन, एंड हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्योर लिक्विड है या प्योर सॉल्यूशन की बात हो रही है। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। इसमें थोड़ा सा साइड पे भी हो गया हूँ, ताकि अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप कर लें, या अगर मान लो मुझे वो करना ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचना, तो मैं हट गया हूँ, जल्दी से करो इसको। हाँ, अब ये रूल्स आप लगाएंगे और कल मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा। तो क्या हमारा टाइम भी हो गया ना, मतलब जाने का, है ना? देखो टाइम पूरे पूरे एग्जैक्ट में छोड़ो, एक आधा मिनट ज़्यादा लग सकता है। 15 मिनट बाद आपकी अगली, हाँ 15 मिनट बाद। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ योर बायोलॉजी, बिकॉज वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा ना। अगले लेक्चर में बायोलॉजी में मिलेंगे। ठीक है, हाँ मैं उस गलती को भी कॉन्फ्रंट करूंगा जो मैंने कर दी थी लेक्चर नंबर 1 में, है ना? वो मैंने अचानक जब नोट्स देख रहा था ना और डीपीपी बना रहा था तब देखी थी। तो आज आपको शायद डीपीपी भी मिल जाएगी एक और नई। ठीक है, फर्स्ट डीपीपी होगी शायद बायो की। हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस करते रहिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। एसक्यू रिवाइज करते रहना। हैंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, श्रीमन नारायण, राम राम।